ठीक है, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे एमसीक्यूज किए इकोनॉमी में, तो आज हम करेंगे नेशनल इनकम पे कुछ एमसीक्यूज हम देखते हैं और उसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम रहती है, इकोनॉमी में समझ नहीं पाते हैं या इनको साइकोलॉजिकल एक होता है कि डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम देखेंगे ये भी नॉर्मल एक सब्जेक्ट ही है। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स। जो नेशनल इनकम जो हम बोलते हैं ना, बेसिकली मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि हम जीडीपी सबको पता होता है, लेकिन जीडीपी इज नॉट नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है वो इनमें से, इन ऑप्शंस में से किसको, कौन रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को। आप ऑप्शंस देखो, एक एक करके ऑप्शंस देखो। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन, क्या ये है? अगर हम देखेंगे जीडीपी, देखो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, हम हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। दो प्राइस होते हैं, एक तो फैक्टर कॉस्ट होता है, दूसरा मार्केट प्राइस। वेरी गुड। तो जीडीपी एट फैक्टर मार्केट प्राइस होगी, अगर हम उसको माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्या वो हमें देता है नेशनल इनकम? अगर हम जीडीपी जो मार्केट प्राइस होती है ना, उसको डेप्रिसिएशन से माइनस करेंगे, क्या हमें वो नेशनल इनकम देता है? वेरी गुड। जो पहला ऑप्शन हमें बताता है कि अगर हम, ये हमें बताता है कि नेशनल इनकम क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन हमें बताता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन। इसे तो हमें एनडीपी आएगा, है ना, इससे हमें नेशनल इनकम नहीं आएगा। ये ग्रॉस से हम नेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करके। सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ये एनएनपी होगा, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी होगा, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या ये है हमारा नेशनल इनकम? ये होगा, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। जब हम इसको माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन और ये करेंगे, तो ऑब्वियसली देखो ये तो हम प्योरिटी की तरफ आ रहे हैं, बट दिस इज नॉट नेशनल इनकम। अगर आप ऑप्शन सी देखोगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब है ग्रॉस ही है, अभी डेप्रिसिएशन को हमने माइनस नहीं किया है, लेकिन नेशनल है, अब्रॉड वाला हम बोल रहे हैं। एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, आप इसको डेप्रिसिएशन से माइनस करो तो क्या बनेगा? एनएनपी बनेगा। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस क्या करने हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑब्वियसली जब इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्लेस पे टैक्स लगता है, लेकिन वो हमारी नेशनल इनकम नहीं होती है। प्लस सब्सिडीज, और हाँ, हमें मार्केट प्राइस को प्लस करना है सब्सिडीज, क्योंकि हमें जो इसको बनाने में, चीजें बनाने में लगता है पैसा, कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, वो भी तो हमें जोड़ने हैं। तो जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर माइनस इनकम टैक्स करेंगे, प्लस करेंगे सब्सिडी, वही हमारा क्या बनता है? वो बनता है हमारा, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो नेट बन गया, और नेशनल ऐसे ही रखा, एनएनपी एट, और इन दो चीजों से, ये इनकम टैक्स माइनस करने से, सब्सिडी प्लस करने से, ये फैक्टर कॉस्ट पे आएगा, क्योंकि सब्सिडीज लगती है मार्केट प्लेस पे और टैक्सेस भी लगते हैं मार्केट प्लेस पे। तो ये हम जब माइनस करेंगे टैक्सेस, क्योंकि माइनस इसलिए करने हैं क्योंकि हमें जो टैक्सेस लगते हैं, ये प्राइस हमें चीजें बनाने में नहीं लगता है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स होता है, और हम इसलिए प्लस करेंगे सब्सिडीज, ये हमें खर्चा आता है चीजें बनाने में, ये तो गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आएगा। सो ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The national income of a country for a given period is equal to total value of goods and services produced by the nationals, sum of the total consumption and investment expenditure, sum of personal income of all individuals, money value of final goods and services. Very good. नेशनल इनकम रेफर्स टू टोटल मॉनिटरी वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं? कैलकुलेट, मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और किनका? इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो फिर से इस्तेमाल होते हैं। फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जनरली 1 ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। सो ऑप्शन डी हियर विल बी द राइट आंसर।
In an open economy, the national income Y is the of the economy is, Y से हम क्या करते हैं डिनोट, नेशनल इनकम। अच्छा, ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ओपन इकोनॉमी वो होती है, मैंने पढ़ाया था आपको, दो तरह की इकोनॉमीज होती है, क्लोज एंड ओपन। क्लोज हो गई जो दूसरी कंट्री के साथ कोई डील नहीं करती है। ओपन ऑलमोस्ट आजकल हर एक कंट्री ओपन ही है, जहां पे हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, C + I + G और प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट। C होता है जो लोग कंज्यूम करते हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, I इन्वेस्टमेंट जो की जाती है, और फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो कौन सी मैंने आपको लिखाई थी इक्वेशन? हम सारा खर्चा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब ये यहाँ पे माइनस हुआ है तो ये नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे इसका माइनस हुआ तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे तो फिर x सिर्फ x रखा गया है तो यहाँ पे ये आएगा। हम तो सारा खर्चा ऐड करते हैं, इनको आपस में इसलिए माइनस किया है, हम देखते हैं इंपोर्ट ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। जहां पे हम y को डिनोट करते हैं क्या, नेशनल इनकम। C क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। I होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और G होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। X माइनस M क्या होता है, डिफरेंस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिनको हम नेट एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं। कि नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, अगर एक्सपोर्ट्स कम है तो नेट एक्सपोर्ट्स माइनस होगा, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है तो नेट एक्सपोर्ट्स प्लस होगा, डिपेंड करेगा। तो अगर ये अमाउंट क्या आएगा वो डिपेंड करेगा, फिर हमें प्लस करना है माइनस करना है। लेकिन हम क्यों प्लस साइन लगाते हैं, क्योंकि हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में हम सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं। समझ आया बात? अच्छा, इनकम में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम जो है ना वो ऐड करते हैं, जैसे वेजेस होता है, रेंट होता है ना। और वैल्यू एडिशन में हम देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो है वहां पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको ऐड किया जाता है। ये याद रख लेना इक्वेशन। अब देखो यही जो मैं आपको बता रही थी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, इनमें से कौन सा तरीका नहीं है जीडीपी को कैलकुलेट करने का? पहला है प्रोडक्ट मेथड। वेरी गुड, प्रोडक्ट मेथड इज देयर, income method is there, expenditure method is there, but diminishing cost method is not, हाँ, it's not used. So option B यहाँ पे आंसर होगा, ये यूज नहीं किया जाता है। ये प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड्स हमने देखे थे, 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। बेस ईयर का मैंने बताया था आपको। बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मींस, बेस ईयर का मतलब क्या होता है? द ईयर हुज इनकम इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी, द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी, द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, द ईयर हुज इनकम इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बेस ईयर होता है, मैंने आपको बताया कि पहले हमारा बेस ईयर 2005 ये था, 6 था। अभी हमारा क्या है 2011 और 2012। अभी बोला जाता है कि 2022 और 23 हम इसको रखेंगे। लेकिन ये होता है, हम बेस ईयर क्यों लेते हैं? कंपेयर करने के लिए। आज की जो प्राइसेस है, हमारे बेस ईयर में क्या प्राइसेस थे, हम देखते हैं कि महंगाई कितनी हुई है, इन्फ्लेशन कितनी हुई है। और अगर हम बात करेंगे, हम बोलते हैं कि हमारी जीडीपी इतनी है, हम बोलते हैं कि नहीं, आप इतनी जीडीपी जो दिखा रहे हो असल में जीडीपी नहीं है, महंगाई है। तो हम बोलते हैं कि हम देखते हैं रियल जीडीपी कितनी है। नॉमिनल जीडीपी हो गई, नॉमिनल जीडीपी होती है जो करंट प्राइसेस पे हम लेते हैं, अभी वाली प्राइसेस पे, इसमें हम इन्फ्लेशन का नहीं माइनस करते हैं। लेकिन रियल जीडीपी होती है वो हम कांस्टेंट प्राइसेस पे लेते हैं, यहाँ पे हम बेस ईयर लेते हैं, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि महंगाई को माइनस करेंगे, हम असल में जीडीपी देखेंगे। तो ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर, द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी।
अब बेस ईयर भी कौन सा लेना होता है, जो जब गवर्नमेंट बेस ईयर रिवीजन इसलिए करता है, ये ज्यादा ये जो बेस ईयर ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पास भी नहीं होना नॉर्मली, हाँ। और दूसरा ऐसा साल होना चाहिए इसमें कोई डिजास्टर नहीं आना होना चाहिए, ये फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, एक स्टेबल जो ईयर होगा ना प्राइसेस के हिसाब से, उसको माना जाता है बेस ईयर। जैसे हमारा कोविड आया था, उन सालों को हम नहीं मान सकते बेस ईयर, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चेंजेस हुई थी, स्टैग्नेशन भी बहुत आया था। सो ऑप्शन सी यहां पे सही है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज, इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ये इनमें से क्या प्रॉब्लम है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लेवल्स ऑफ सेविंग, नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नन ऑफ द अबव। देखो प्रॉब्लम्स तो ये है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, इन्फ्लेशन होती है, लो लेवल, ये तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमें देखना है प्रॉब्लम इन रेस्पेक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम आएगी? लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे कोई काम हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट को उसका रिकॉर्ड नहीं है, ऑब्वियसली हमारे पास इंडिया में क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ज्यादा है, सो इट विल बी it can be treated as one of the problems, right? So option D here will be the right answer. अभी देखो 3 स्टेटमेंट्स देके हैं, आप इसको खुद से करो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा गया है, जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। क्या ऐसा होता है? जीडीपी ग्रॉस और नेट के बीच में डेप्रिसिएशन का रिश्ता होता है, लेकिन जब हमें ग्रॉस से नेट की तरफ आना होता है तो हम इसको माइनस करते हैं, और जब नेट से ग्रॉस की तरफ जाना होता है तो हम प्लस करते हैं। तो अगर हमें एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो हमारा जो जीडीपी है ना, उससे हम क्या करेंगे? उससे हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है वियर एंड टियर, तो ये गलत है, यहां पे माइनस होना चाहिए था, यहां पे प्लस लिखा गया है। एक और चीज, नेट जो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम मैंने आपको पढ़ाया था, यहां पे दिया गया है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मैंने आपको लिखाया था, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन भी मैंने आपको लिखाया था, लेकिन ये मैंने आपको सबसे लास्ट में लिखाया था जब हमने जीडीपी से स्टार्ट किया था। दिस वाज अ लास्ट थिंग विच आई टॉट यू, दैट पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू हमारी जो नेशनल इनकम होती है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन, और हमारी नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब आप एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन, तब हमारा पर कैपिटा इनकम आएगा, नॉट कि जब आप जीडीपी या एनडीपी को करते। तो यहां पे आप देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ये गलत है। टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करते हैं नेशनल इनकम का, तो हमें आता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो यहां पे, और तीसरा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेटर मैट्रिक्स देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पे बोल रहे हैं हमें ओनली स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर ट्रू, नहीं, ये तो तीनों सही नहीं है। ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, नहीं, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर ट्रू, नहीं, सेकंड भी ट्रू नहीं है। तो आप इसमें आंसर आएगा डी, नन ऑफ द अबव। यहां पे एक्सप्लेनेशन दे के है, और आप ये भी यहां पे हमें डिस्कस करना चाहिए, जो स्टेटमेंट थर्ड है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेटर मैट्रिक्स देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जितना हम जीडीपी से अंदर अंदर आते हैं उतना हमें प्योर मिलता है। ऑब्वियसली एनडीपी जो है, एनडीपी का मतलब है हमने जीडीपी से क्या हटाया, हमने जीडीपी से डेप्रिसिएशन हटाया, तो हमें क्या मिला, एनडी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ये तो जीडीपी से बेटर ही है ना, ये ज्यादा रियल सिचुएशन दिखा रहा है। सो यहाँ पे असल में स्टेटमेंट थर्ड ही सिर्फ करेक्ट है, लेकिन 2 स्टेटमेंट्स क्या है, गलत है। लेकिन इसके साथ हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
Okay. Theoretically, if economic growth is conceptualized, which one of the following is not usually taken into consideration? अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे, थियोरेटिकली देखेंगे, तो इनमें से किसको नहीं हम लेंगे? ग्रोथ इन जीडीपी, ऑब्वियसली जीडीपी तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ में ही देखेंगे जीडीपी कितनी बढ़ रही है. ग्रोथ इन फाइनेंशियल एड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ग्रोथ इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी भी हम देखेंगे, ग्रोथ इन पर कैपिटा ग्रॉस, हाँ ये भी हम देखेंगे, लेकिन बी नहीं आएगा क्योंकि जो एड होता है ना, आपको कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से एड मिल रहा है, ग्रांट्स मिल रहे हैं, वो आप ऑब्वियसली उसको तो आप नहीं लोगे, वो तो एक अलग चीज है. सो ये तीन हम देख सकते हैं. सो ऑप्शन बी हियर विल बी द राइट आंसर. Consider the following statements about Amrita Sen's advices regarding priorities for Indian economy. अमृता सेन जिसको नोबेल लॉरेट है इकोनॉमी में, उन्हें कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था हमारी इंडियन इकोनॉमी, उसने इकोनॉमी में एक मॉडल दिया था कैपेबिलिटी अप्रोच, जिसमें उन्हें पॉवर्टी को हटाने, पॉवर्टी एलिवेशन पे बहुत काम किया था. और उनका कहना था कि डोंट गिव पीपल फिश टू ईट, टेल देम हाउ टू कैच द फिश. तो उनको सिखाओ, मेक देम लर्न हाउ टू कैच द फिश. तो आप जो ये सब्सिडीज ऐसे दे रहे हो, इसको देना बंद करो, लोगों को एम्पावर करना स्टार्ट करो. और उसने सबसे ज्यादा अहमियत, इंपॉर्टेंस लोगों को दी थी. और इसमें आप देख सकते हो, इट शुड बी कमोडिटी ओरिएंटेड. कैसे बोला था, ये चीजों के ओरिएंटेड होना चाहिए. इट शुड बी पीपल ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए. इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पोरेस्ट ऑफ द पोअर, जो गरीब में से सबसे, जैसे मैंने रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ाया था, जो सबसे गरीब होंगे, पोरेस्ट ऑफ द पोअर में से भी गरीब, उनको आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी दो. सेफगार्ड्स अगेंस्ट इंटीग्रेशन ऑफ दीज विद वर्ल्ड इकोनॉमी. हाँ, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम इंटीग्रेट है, जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको अपने जो डोमेस्टिक है उनको बचाना चाहिए अगर कोई आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उन पे. तो इनमें से क्या बोला था, इन्हें क्या करेक्ट है? ऑब्वियसली उनने हमेशा जो मेन फोकस बनाया ना, वो लोगों को बनाया है. उनने कैपेबिलिटी अप्रोच में बोला कि लोगों को एम्पावर करो, उनको स्किल दो, तब जाके गरीबी हटेगी, अदरवाइज गरीबी हटने वाली नहीं है. तो यस, इट वाज पीपल ओरिएंटेड. और उन्होंने ये भी बताया था, जो अब आपको लगता है गरीबों में से जो सबसे ज्यादा गरीब है ना, उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी दो. और ऑब्वियसली सेफगार्ड करना चाहिए डोमेस्टिक एरियाज को, अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी से कोई थ्रेट है. लेकिन उसने कमोडिटी ओरिएंटेड नहीं बोला था. तो 2, 3 एंड 4 ऑप्शन बी हियर विल बी द राइट आंसर. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ. जब मैंने आपको 5 ईयर प्लान्स पढ़ाए थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक टाइम आया था हमारी जो इकोनॉमी है ना, बहुत ही स्लोली ग्रो कर रही थी, 3.5 समथिंग ऐसा कुछ था. तो बहुत स्लो ग्रोथ रेट जो हो रही थी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, उसी को हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं. क्या ये पर कैपिटा इनकम की है, नेशनल इनकम की है, पॉपुलेशन की है, लिटरेसी की है, क्या आएगा अप्रोप्रिएट? नेशनल इनकम. हमारी नेशनल इनकम की जो ग्रोथ रेट थी ना, वो 3.5 के अराउंड, जिसको हम हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं. सो ऑप्शन बी हियर विल बी द राइट आंसर. आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय प्रोफेसर राज कृष्णा in the year 1981 while speaking in the American Economic Association. According to him, the Hindu tradition, which is not favorable to development or we do not promote development, is a major cause of the slow growth rate of national income or GDP in India, which stagnated around 3.5%. 3.5% कम होता है, बहुत कम. आजकल को 7%, 6 to 7% रहता है, या up to 9% भी जाता है. From 1950s to 1980s, hence it's clear that Hindu rate of growth mentioned by Professor Raj Krishna is related to national income. ठीक है, तो 3.5% वहां पे था, याद रख लेना ये. Economic growth is usually coupled with इकोनॉमिक ग्रोथ. जब होती है उसके साथ साथ क्या होता है? डिफ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन होती है, स्टैगफ्लेशन होती है, हाइपर इन्फ्लेशन होती है. मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं फिर से. डिफ्लेशन हो गया डिक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब डिक्रीज होता है, ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन हो गया इन्फ्लेशन का कम होना, लेकिन डिफ्लेशन हो गया ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, जब कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इनका.
इन्फ्लेशन हो गया ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टैगफ्लेशन हो गया व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन बट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इज देयर, तो इट्स अ वेरी दिस बैड और वर्स्ट सिचुएशन वी मस्ट से। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, लो इन्फ्लेशन। हाइपर हो गया बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन हो रहा है कम समय में। तो ऑब्वियसली तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्या आता है, इन्फ्लेशन आ जाए। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब जीडीपी कुछ ना कुछ चल रहा है ना। अब इसका मतलब है लोगों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। जब इकोनॉमिक नॉर्मल सर्कमस्टेंस में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसका मतलब है इनकम भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ी तो लोगों के पास परचेजिंग पावर आ गया, तो लोग डिमांड ज्यादा करें। जब लोग डिमांड करेंगे तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, शूट अप हो जाएंगे। तो प्राइसेस बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, so this is the explanation. Generally, along with the economic development, there is an increase in the demand of goods with increase in income. That's why economic development is usually accompanied by inflation. The proportion of labor in GNP, gross national product, becomes low due to the following reason. Prices lag behind wages, profit lags behind prices, prices lag behind profit, wages lag behind prices. Proportion of labor in GNP, gross national product में लेकिन लेबर का proportion कम जब होगा, obviously फिर लैग होना, पीछे होना, wages ही लैग कर रही है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। लो शेयर ऑफ लेबर इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ड्यू टू लो वेजेस एज कंपेयर टू प्राइसेस। प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन वेजेस नहीं बढ़े। प्राइस राइज इज एन इंपॉर्टेंट क्राइसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू विच इफ देयर इज एन इंक्रीज इन वेजेस देन ऑल्सो द रिजल्टिंग प्रॉफिट विल बी लो। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो जिन पे हमने किया था, नेशनल इनकम वाला इन डिटेल हमने किया था। उसमें हमने कुछ टर्म्स हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें हमने देखा था, स्टार्ट हमने किया था जीडीपी से, फिर हमने देखा था कैसे हम जीडीपी से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या बनेगा, एनडीपी बनेगा। फिर जब हमने ये देखो ग्रॉस से हम नेट पे आ गए थे, ग्रॉस से हम नेट पे आ गए, और ग्रॉस और नेट के बीच में रिश्ता होता है डेप्रिसिएशन का। अब हमने देखा था डोमेस्टिक और फिर नेशनल का। अगर हम डोमेस्टिक एंड एनडीपी को हम अब एनएनपी में लाएंगे, मतलब जो डी है यहाँ पे डोमेस्टिक है और नेशनल में लाएंगे, तो हम जोड़ देते हैं यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो हमारे लोग बाहर कमा रहे हैं वो हम ऐड कर रहे हैं, जो बाहर के लोग यहाँ कमा रहे हैं उसको हम माइनस करें। अब नेट क्या आएगा उसका, उस हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस हम करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि फैक्टर जो कॉस्ट होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लेवल पे होता है, वहां पे हमारा कोई टैक्स जो हम लगाते हैं ना वो उसमें नहीं होता है, कॉस्ट में मेकिंग, कॉस्ट मेकिंग में नहीं होता, वो तो गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। तो ऑब्वियसली वो हम फैक्टर कॉस्ट पे नहीं लिखेंगे, इसीलिए मार्केट प्राइस को हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है हम मार्केट प्राइस को माइनस करते हैं इनकम टैक्स। और कभी क्या होता है, गवर्नमेंट किसी चीज पे सब्सिडी देती है, मतलब आप इतना इसका प्राइस कम करो, लेकिन वो प्राइस जो हम कम करते हैं वो हमें खर्चा लगा होता है, तो हम इसीलिए वो ऐड करते हैं वो सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में आपस में कौन सा रिश्ता है, इनकम टैक्स और सब्सिडी का। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि हम ग्रॉस और नेट में आपस में कौन सा प्लस माइनस वाला होता है, डेप्रिसिएशन का। नेशनल और डोमेस्टिक को आपस में कौन सा वाला प्लस माइनस होता है, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को आपस में कौन सा प्लस माइनस होता है, इनकम टैक्स और सब्सिडी वाला। ठीक है, तो ये आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। और जब हम नेशनल इनकम फिर निकालते हैं, अनपेड फैक्टर कॉस्ट, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, जब हम इसको करते हैं डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हमें पर कैपिटा
पर कैपिटा इनकम आता है, क्योंकि आप बोल सकते हो हमारी नेशनल इनकम इतनी है उतनी है, लेकिन टोटली आप जब देखते हो कि हमारी पॉपुलेशन में हम जब इसको डिवाइड करते हैं कि हम पर इंडिविजुअल जो है उसकी हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना इंप्रूव हुआ, उसकी इनकम कितनी इंप्रूव हुई, तो तब हमें पता चलता है कि रियल हमारी जो कंट्री है वो कहाँ की ओर जा रही है। और दूसरा ये भी है कि इन्फ्लेशन होना भी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग हुई है उसमें 4% इन्फ्लेशन इज गुड फॉर ए हेल्दी इकोनॉमी। हाँ, और उसमें +-2 रखा गया है, दैट मीन्स 2% to 6%। 2% कम भी हो सकते हैं, 2% ज्यादा, लेकिन उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर उसके बाहर चला गया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है, और अब हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसके 3 मेंबर्स आते हैं आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स को लगा देता है। और उसमें वो क्या करते हैं, इन जो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। और हमारा जो आरबीआई है वो फिर क्वांटिटेटिव टूल यूज करता है, जैसे हमने सीआरआर देखा, एसएलआर देखा, रेपो रेट देखा, रिवर्स रेपो रेट देखा, बैंक रेट देखा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखा, फिर डिफरेंसेस देखे इनमें। हाँ बिल्कुल, कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, तो उन क्वांटिटेटिव टूल से वो करता है। उसके बाद हमने देखे क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, डायरेक्ट एक्शन जब लिया जाता है या मॉरल सॉशनिंग होती है, उनको सिंपली एक नोटिस दिया जाता है, सजेशन दी जाती है विदाउट टेकिंग एनी डायरेक्ट एक्शन, या उसमें एक रेशनिंग ऑफ क्रेडिट की जाती है। आरबीआई को लगता है कि पर्टिकुलर सेक्टर में हमें और जो है लोन के लिए पैसा होना चाहिए, क्रेडिट मनी होना चाहिए, तो वो वैसे ही स्टेप्स लेता है। सो दिस वाज ऑल important things which we discussed in our lectures as well as MCQ sessions। तो I hope कि आगे और ऐसी सेशंस हम करेंगे। बाकी कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है क्लासेस में, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, यू कैन join us for any batch। if you want to join you can register on our option numbers। so चलिए आज इतना ही करते हैं।